हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 13 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लाए, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। टॉप 20 क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। डेली 8 बजे आपकी सुबह एक क्लास होती है, आपको 8 बजे ज्वाइन हो जाना है। जो भी हमारे साथ ज्वाइन है उनको गुड मॉर्निंग सभी को, और जो नहीं ज्वाइन हो पाते वो इसकी रिकॉर्डिंग देख ले, क्योंकि डिटेल में हम करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आप यूट्यूब में किसी भी चैनल पर जाइए और किसी भी चैनल का आप करंट अफेयर का वीडियो देखिए और इससे कंपेयर करिए, फिर इसको चुनिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इंडिपेंडेंट पैनल में जो भारतीय को नियुक्त किया है वो है आपकी प्रीति सूदन। ठीक है, तो इन्होंने एक इंडिपेंडेंट पैनल बनाया, उसमें प्रीति सूदन को नियुक्त किया, वो भारतीय है। अब ये जो पैनल बनाया इन्होंने इंडिपेंडेंट पैनल, उसमें 11 लोगों को टोटल चुना है इन्होंने। कितने? 11 लोगों की जो है अपॉइंटमेंट की है, उसमें हमारी प्रीति सूदन शामिल है। अब प्रीति सूदन को क्यों चुना गया है? क्योंकि ये इनकी स्किल के आधार पर, इनके जो है कौशल के आधार पर इनको चुना गया है। प्रीति सूदन जो है हमारी पूर्व भारतीय स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी है, यानी कि हेल्थ सेक्रेटरी भी हमारी ये रह चुकी है। अगर हम बात करें ये 11 लोगों को चुना गया, ये किसने चुना? ये 120 लोगों ने चुना है। 120 लोगों की कमेटी बनाई थी। किसने बनाई थी? हेलेन क्लार्क, जो कि आपके पूर्व न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और एक थे आपके एलन जॉनसन सरलीफ। इन दोनों ने मिलकर पहले तो 120 लोगों की कमेटी बनाई। उन 120 लोगों ने समीक्षा की। ठीक है, उनके बेस पे उस रिव्यू दिया 120 लोगों ने, और उनमें 11 लोगों को चुना गया, और 11 लोगों में हमारी प्रीति सूदन शामिल थी। तो ये है पूरी इसकी कहानी। अब बात करते हैं WHO। WHO वैसे ही साल भर न्यूज में रहा है, तो WHO के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो वो जेनेवा में, टेड्रोस एडेनम जो है इसके हेड है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 का जो टाइटल जीत लिया वो है आपकी पूनम खत्री। पूनम खत्री कहां से? पूनम खत्री आपकी हरियाणा से। कहां से? हरियाणा में भी आपका जो झज्जर जिला है, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये बिलोंग करती हैं। ये आपकी भारतीय पुलिस अधिकारी भी हैं, तो आपको याद रखना है। इन्होंने जो है ये जो वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 इसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अब आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है, जिसे हम आपसे पूछ लेते हैं। विश्व चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है, तो ये कौन सी कैटेगरी में जीता है, मतलब कि कौन से वर्ग में जीता है? तो 75 किलोग्राम, या आप बोल सकते हैं 75 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ये खिताब जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ये याद रखना है आपको। कहाँ की है? हरियाणा की है। तो ये सारी चीज आप याद रखते हैं, तब आपका क्वेश्चन किसी भी करंट अफेयर के क्वेश्चन से बाहर नहीं जाता। अंतरराष्ट्रीय वुशु फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1990 में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो मुख्यालय है वो आपका बीजिंग में है। बीजिंग कहां पर है? चाइना में है। तो आप इसे समझ सकते हैं, वुशु जो गेम है वो चाइना का गेम है। ठीक है, तो इतना सारा आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म ये है क्या? पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया। किसने किया? मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड जो एक अमेरिका की कंपनी है। पहले बात कर लेते हैं आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। ये जो प्लेटफॉर्म है ये डिजिटल बैंकों का मूल्यांकन करेगा। क्या करेगा? जो डिजिटल बैंक है उनका जो है, जो भी इश्यूज होते हैं, जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं, सही से डिजिटल मुद्दों पे बात करें, डिजिटली अगर काम सही नहीं हो रहा है तो उसको सुधार करेगा। ठीक है, जो तकनीकी डिजाइन होते हैं और इसका आकलन करेगा, और जो भी इनको प्रॉब्लम्स होंगी, जो डिजिटल में बैंकों को जो प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सोल्व आउट करेगा। यही सब है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस यही टेक्निकल डिजाइन और उसको सिंप्लीफाई करना, सरल तरीके से उसको बताना। ठीक है, आकलन करके। ठीक है, तो ये है आपका टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया। अब ये मास्टर कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसके जो सीईओ हैं वो अजय पाल सिंह बंगा हैं। इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है। तो इतना आपको मास्टर कार्ड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है आपका, भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? सुअर पालन मिशन सबसे बड़ा, हम आपको हमेशा बोलते हैं अगर फर्स्ट का कोई क्वेश्चन आ रहा है या सबसे बड़े का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो एग्जाम में जरूर बनता है। तो ये जो लार्जेस्ट पिगरी मिशन है इंडिया का, वो लॉन्च किया है मेघालय ने। किसने किया है? मेघालय ने। तो सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन मेघालय में लॉन्च होने जा रहा है। ये इसमें जो फंड है इसमें 209 करोड़ रुपए लगेंगे, और ये जो आपका है पिगरी मिशन या सुअर पालन मिशन ये लॉन्च किया जाएगा। ये सब मेघालय क्यों कर रहा है? तो मेघालय क्या करता है, हर साल 150 करोड़ का आयात करता है। आयात मतलब है दूसरों पे निर्भर है। 150 करोड़ रुपए का जो सुअर की जो सप्लाई ये करता है।
ठीक है। तो ये इससे बचने के लिए और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह 209 करोड़ रुपए लगाएगा और अपना इंडिया का सबसे बड़ा जो पिगरी मिशन, सुअर पालन मिशन जो है वो यहाँ पर लॉन्च करेगा। तो उसमें 209 करोड़ रुपए लग रहे हैं। अभी जो 150 करोड़ साल भर में जो लगाता था, दूसरों से लेता था, वो यहाँ पर फंड बच जाएगा। 209 करोड़ निवेश कर रहा है तो अभी दूसरों को दे सकता है, ये निर्यात कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। तो अगले 3 साल तक इसने लक्ष्य रखा है, अगले नेक्स्ट 3 ईयर्स तक इसने लक्ष्य रखा है कि जो है ये बिगेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट ये बना देगा। इसमें इसकी 2 कंपनियां, ये 2 एंटिटी इसमें हेल्प कर रही हैं। पहली है आपकी मेघालय लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेस एडवांसमेंट सोसाइटी, जिसको बोलते हैं MLEADS। दूसरी है आपकी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC, हिंदी वालों को भी हम बता देते हैं, मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी, ठीक है। और दूसरी आपकी है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ये दोनों जो कंपनियां इसकी हेल्प करेगी आपके बिगेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट में लगाने में। तो 209 करोड़ रुपए इसमें लग रहे हैं। अब मेघालय जो है इस सुअर पालन में, पिगरी मिशन में एटलीस्ट जो है आत्मनिर्भर बन जाएगा। ये अब क्या करेगा, दूसरों को दे सकता है। तो यही है आपका आत्मनिर्भर मिशन। इसमें आप खुद प्रोडक्शन करिए, चाइनीज के प्रोडक्ट को यूज नहीं करिए, तो ज्यादा से ज्यादा यही चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के किस तीर्थ स्थल को गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली है। FCRA रजिस्ट्रेशन होता क्या है? FCRA रजिस्ट्रेशन ये होता है कि अगर ये एक बार रजिस्टर, इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका आंसर जो है वो आपका गोल्डन टेम्पल है, ठीक है। तो अब जो पंजाब का तीर्थ स्थल है जो गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, तो उसको जो है FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिल गई गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, FCRA है क्या, ठीक है। FCRA को हिंदी में बोलते हैं विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक टाइप का ऐसा पंजीकरण होता है, यहाँ पर जो आपके डोनेटर होते हैं, डोनेटर मतलब कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई संगठन है, तो वो संगठन इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा और इसको हर 5 साल में इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन कराएगा, इसमें ये फंड देगा। फंड मतलब इसमें कुछ डोनेट करेगा और ये जो डोनेशन होता है वो एक बोर्ड है जिसका नाम है सीकर साइन बोर्ड। ये सीकर साइन बोर्ड क्या करता है, इस फंड को निकाल के ये क्या करता है, ये दान करता है। दान का मतलब इसमें निःशुल्क लंगर लगाएगा। जो आपने देखा होगा अमृतसर में जो खाना मिलता है, जो निःशुल्क मिलता है, वो लंगर लगता है। इसमें निःशुल्क दवाइयां मुहैया कराएगा, मतलब कि निःशुल्क मेडिसिन यहाँ पर मिलेगी। जरूरतमंदों के लिए जो है यहाँ पर फंड दिया जाता है। कहाँ पर, FCRA में फंड दिया जाएगा। 5 साल तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें फंड देना चाह रही है या जो भी आप डोनेट करना चाह रहे हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन 5 साल के, हर 5 साल में इनको कराना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद सीकर बोर्ड इससे जो पैसे निकालेगी, फिर निःशुल्क लंगर में लगेगा और निःशुल्क दवाइयां मिलेगी। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब जब से जो FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी इनको मिली है, तब से क्या हुआ कि ज्यादा मात्रा में जो है ज्यादा जरूरतमंद लोगों को यहाँ पर लाभ मिल सकेगा, ठीक है। तो ये है पूरी हिस्ट्री, इसके बारे में आपको याद रखना है। गोल्डन टेम्पल को जो है FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिल गई है, ये पंजाब में है आपका। नेक्स्ट, हिमालय दिवस कब मनाया गया? हिमालय दिवस जो है आपका 9 सितंबर को मनाया गया। ये क्वेश्चन तो स्किप हो गया था हमसे 10 सितंबर को, तो ये हम आज लेकर आए। तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस हर साल मनाया जाता है। अब ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 2010 से। कब से? 2010 से ये मनाया जा रहा है, तो 10 साल इसको हो गए। अब 2020 की जो हिमालय दिवस था, जो हिमालय डे था, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी द हिमालय एंड नेचर। हिंदी वाले भी यही याद रखें, द हिमालय एंड नेचर इसकी थीम थी। इस दिवस को वो ये आपका हिमालय को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए प्रोत्साहित करना, वही इसका जो है उद्देश्य होता है। तो ये जो है इसमें एक दिवसीय इन्होंने वेबिनार सेमिनार रखा था। वेबिनार सेमिनार कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें आपके जो है वेंकैया नायडू जो आपके उपराष्ट्रपति और शिक्षा मंत्री जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर एक वेबिनार आयोजित किया था इस दिवस को चिन्हित करने के लिए। तो याद रखना है आपको। और ये जो है ये दिवस जो है उत्तराखंड में वर्ष 2010 में पहली बार उत्तराखंड राज्य में हिमालय दिवस मनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है इतना सा, ठीक है। इस 9 सितंबर को हिमालय दिवस। नेक्स्ट जो है लॉन्च पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। तो ये द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट है, ये है आपकी है रामचंद्र गुहा की। किसकी है? रामचंद्र गुहा की। अब इसमें है क्या, देखिए ये 1960 के दशक की जो है इसमें स्टोरी दी गई है। 1960 से लेके जो 1970 था उसकी जो है इसमें स्टोरी है। उसमें क्रिकेट के बारे में, पहले क्रिकेट कैसे होता था, राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज क्लब में कैसा होता था,
उसकी पूरी हिस्ट्री इन्होंने रामचंद्र गुहा ने इसमें लिखी है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट में। इसमें व्यवहारिक तरीका भी बताया गया जीवन को, जैसे कि क्रिकेट किस तरह, उसमें राजनीति संबंध कैसे थे, क्योंकि राजनीति भी इन्वॉल्व होती, जो पॉलिटिकल है हमारा वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं, उस समय क्रिकेट कैसा चलता था, कैसे राजनीति इसमें शामिल होती, कैसे पॉलिटिकल्स इसमें शामिल होते हैं, पॉलिटिकल्स नेताएं शामिल होते हैं। तो ये सब जिसमें गहराई इसमें बताई गई है, तो ये आपको याद रखना। ये किसकी, रामचंद्र गुहा की ये बुक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नेशनल, आपका किसने नेशनल बम्बू मिशन लोगो को डिजाइन किया, लोगो की बात हो रही है, तो लोगो जो डिजाइन किया है वो डिजाइन किया साई राम गौड़ी एंडगी ने। किसने, साई राम गौड़ी एंडगी ने। ये जो लोगो है, ये लोगो आपको खास नहीं है, बस इसका नाम आप याद रखना है, किसने डिजाइन किया। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे नेशनल बम्बू मिशन है क्या। देखिए नेशनल बम्बू मिशन ये है कि अगर बम्बू मतलब होता है बांस, अगर हम बांस का उत्पादन ज्यादा करेंगे, उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो बंद कर देंगे हमारे प्लास्टिक के प्रोडक्ट को। तो देश में प्लास्टिक को बैन करने के लिए, प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए जो है बम्बू को बढ़ावा मिल रहा है। बम्बू मतलब बांस को बढ़ावा मिल रहा है। तो बांस प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो बांस के प्रोडक्ट बनेंगे, प्लास्टिक के प्रोडक्ट कम हो जाएंगे। तो यही उद्देश्य जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बांस योजना शुरू की गई है, यानी कि नेशनल बम्बू मिशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया। इसमें क्या होगा कि इसमें सरकार खुद किसानों की मदद करेगी, उनको प्रोत्साहन करेगी कि आप बम्बू लगाइए, आप बांस की खेती करिए। तो किसानों को यहाँ पर 120 प्रति पौधे के रूप से आर्थिक मदद भी ये देगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। यही है आपका नेशनल बम्बू मिशन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, किसे वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के नामित किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार आप इसमें लगा लीजिए। तो ये है आपके डोनाल्ड ट्रंप। कौन है, डोनाल्ड। नामित किया है, मिला नहीं है इनको, नामित किया। किसने नामित किया, एक नॉर्वे के कानूनविद हैं, इनका नाम है क्रिश्चियन ट्राइगेजिडे, इन्होंने इनको नामित किया। अब क्यों नामित किया है, ये इसलिए नामित किया इनको कि जो इजराइल और संयुक्त अरब, हमने पहले भी आपको इसके बारे में डिस्कस किया, इजराइल और जो आपका यूएई है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, इन दोनों देशों के बीच में 45 वर्ष से जो इनके बीच में विवाद चल रहा था उसको इन्होंने सोल्व किया है। किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। कैसे सोल्व किया है, क्या कर रहा था इजराइल जो अपनी फिलिस्तीन की भूमि क्या करता था, वो यूएई में बढ़ाता था। तो उस वजह से यूएई नाराज था। तो यूएई उसका क्या करता था, विरोध करता था कि भाई किसी की जमीन लेना गलत बात है। यूएई ने क्या कर रखा था कि इनके सारे 45 साल से सारे प्रोडक्ट, कोई भी आयात निर्यात नहीं होता था, कोई भी प्रोडक्ट वहां से नहीं लेता था यूएई, तो वो बंद रखा था। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बीच में आए, दोनों देशों के बीच में समझौता कराया, हाल ही में कराया, इसका न्यूज हमने पढ़ा था, पूरा डिटेल में डिस्कस किया था इसको। तो इस वजह से इनको क्या किया है, इनके जो नॉर्वे, देखो जो आपका जो शांति का पुरस्कार होता है वो नॉर्वे देता है, ठीक है। और नॉर्वे स्वीडन के द्वारा जो है जो आपका नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, दोनों कंट्री के द्वारा। 2021 का मिल सकता है इनको, और इनको मिल सकता है, इसका एक रीजन हम आपको बता सकते हैं। जो आप 2019 का जो देखेंगे, 2020-2019 का जो आपको नोबेल प्राइज मिला था शांति का, वो मिला था आपका अली अबीब अहमद को। वो इथोपिया के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी इस टाइप का एक समझौता किया था। किससे, उनकी पड़ोसी कंट्री थी जो इरोशिया, उससे इन्होंने समझौता किया था, तो उनको ये मिल गया था। अब इन्होंने भी यही काम किया है, तो शायद इनको इसके चांस है, 90% चांस है इनको मिल सके, ठीक है। तो अभी ये नॉमिनेट हुए, तो अगर ये पुरस्कार इनको मिल जाता है तो इस टाइप का ये चौथा नोबेल पुरस्कार होगा, जिन्होंने शांति बनाई पड़ोसी देश से, तो ये इस टाइप का चौथा नोबेल पुरस्कार होगा। ये है सारी कहानी इसके बारे में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कितने स्थान नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर पहुंच गया। तो ये जो है आपका, देखिए ये तो गिरना ही था। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 26 स्थान नीचे गिर गया है, यानी कि पहले था 79 स्थान पे था, अब 26 स्थान नीचे गिर गया। तो कौन से नंबर पर आ गया, 105 नंबर पर आ गया। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें भारत 26 स्थान निकल के आपका खिसल के 105 स्थान पर आ गया है। आपको ये याद रखना, 105 पे है भारत। अब पहले पे कौन है, तो पहले पे आपका है हांगकांग। कौन है आपका, हांगकांग पहले नंबर पे। दूसरे पे कौन है, सिंगापुर है। तो पहले पे हांगकांग, दूसरे पे सिंगापुर, 105 पे भारत। ये आपको याद रखना है। ये जो है आपकी एक ये जो रिपोर्ट निकालता है फ्रेजल करके है, कनाडा का इंस्टीट्यूशन। फ्रेजल आपको याद रखें, इसमें लिखा नहीं है डिटेल में, आप लिख लें, इसको नोट कर लें। फ्रेजल है, वो कनाडा का इंस्टीट्यूशन है, वो इस जो इंडेक्स इसको जारी करता है, ठीक है। अब बात करें, एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर है, जो चाइना की रैंक इससे बताई गई है वो है 124।
अब आप देख लीजिए ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं आर्थिक कारोबारी गतिविधि में यहाँ पर आज़ादी नहीं मिली, यानी कि आपका जो इकोनॉमी, जो आपके जो कारोबारी होते हैं उनको यहाँ पर कारोबार नहीं करने दिया गया। तो उस पे बेस्ड ये ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स होती है। तो 124 चाइना कैसे हुआ, उसकी अगर हमने कल आपसे जीडीपी की बात करी थी, तो जीडीपी अगर हम भारत का देखें तो -23% बता रहे हैं आरबीआई वाले, लेकिन इनकी जो जीडीपी है वो 3.5 है, वो भी प्लस में। कुछ ही कंट्री होंगी जिनकी इस समय प्लस में जीडीपी है, ठीक है। तो ये जो है इसके अगर हम इसमें बात करें तो 124 स्थान इनका है। तो ये सोचने की बात है थोड़ा सी, ये क्या है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है भारत 105वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने रूस, अर्मेनिया, बेलारूस, ईरान और कई अन्य देशों के दक्षिण रूस में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताना है आपको। तो इतनी सारी कंट्रियां इसमें, चीन है, रूस है आपका, ठीक है। कौन कौन से इसमें, तो ये आपको पहले तो एक्सरसाइज का नाम याद होना चाहिए, कॉकस। क्या है, काबकाज इसका नाम है, कॉकस आप जो भी बोले, कॉकस या कॉकस, ठीक है। तो ये 2020 जो है वो होने जा रहा है आपका। देखिए इसमें चीन है, रसिया है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, ईरान है, म्यांमार है, पाकिस्तान। ये जो आपकी पूरी जो रसिया का साउथर्न एरिया देखें और भारत का नॉर्थर्न एरिया देखें, तो ये सारी कंट्रियां जो है यहाँ पर शामिल है। चीन है, रूस है, आर्मेनिया, बेलारूस, ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान, इसके साथ साथ और भी कंट्रियां हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इनके बीच में जो है काफकाज जो एक्सरसाइज है वो होने जा रही है 2020 की। चीन पहले इसमें नहीं आ रहा था, बाद में इन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम भी इसमें शामिल होंगे। और चीन ने यह भी कहा है, चाइना मिनिस्ट्री ने, कि हम इसमें हल्के हथियार यूज करेंगे और पहिए वाले वाहन यूज करके जो है अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ठीक है, ये 21 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आयोजित होगी, ठीक है। अभी आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज 12 सितंबर को इस राज्य में गृह प्रवेश में भाग लेंगे और PMAY-G के अंतर्गत निर्मित 1,75,000 मकानों का उद्घाटन करेंगे। तो ये किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। अब ये इसको समझते हैं। देखिए इसमें 1,75,000 मकान यहाँ पर बनाए जाएंगे और ये मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। तो इसका उद्घाटन करने जा रहा है किस योजना से, PMAY-G। जी नहीं है यहाँ पर, इंग्लिश वाले इसको याद रखें, रूरल एरिया है ये। देखिए जी का मतलब होता है हिंदी में ग्रामीण, ग्रामीण को आप इंग्लिश में बोलते हैं रूरल। तो रूरल एरिया की यहाँ पर बात हो रही है। कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण या अर्बन, लेकिन यह है ग्रामीण। ग्रामीण में जो होगा अब 1,75,000 मकानों का जो है उद्घाटन यहाँ पर किया जाएगा मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें इस योजना से अभी तक जो टोटल मकान बन चुके हैं वो है 1,14,00,000। कितने, 1,14,00,000 मकान पहले ही बन चुके हैं पूरे भारत में। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 17 लाख गरीब परिवारों को इसको फायदा मिल चुका है, यानी कि 17 लाख अभी बन चुके हैं। अब 1,75,000 बनने जा रहा है। तो ये आपको याद रखना। और ये इन्होंने किया है 12 सितंबर को, यानी कि कल कर चुके हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। यही आपकी स्कीम। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट जो है, डाक विभाग ने डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो डाक योजनाओं को 100% ग्रामीण कवरेज ये करेगा। ये है योजना 5 स्टार विलेज योजना। कौन सी योजना है, 5 स्टार विलेज स्कीम। तो इसमें क्या करेगा, देखिए क्या होता है, कुछ गांव में अभी भी क्या है, डाक सेवा सही से नहीं जा पाती है, सही से नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए इन्होंने 5 स्टार विलेज स्कीम करी है, ताकि हर कोने कोने में, हर गांव में जो है ये डाक सेवा हमारी जा सके। तो उसमें जो है आपको इसके लिए जन जागरूकता फैलाने के लिए, यानी कि कुछ आप भी मदद करें, कुछ वो भी, आप इनिशिएटिव जो योजना बनाइए तो वो कुछ वो भी करेंगे, कुछ आप भी मदद करेंगे। तो वो क्या करेंगे, आप में जागरूकता फैलाएंगे कि आप डाक सेवा लीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ये 5 स्टार विलेज स्कीम इन्होंने खोली, ताकि 100% कवरेज यहाँ पर हो सके हमारे देश में। तो यही आपको याद रखना है इतना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा कौन सी बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो रिपब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ द कंट्री, उन्होंने एक सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, यानी कि डोर स्टेप बैंकिंग सेवा इन्होंने लॉन्च की है। किसने, निर्मला सीतारमण, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। अब ये है क्या, तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस जो है, डोर स्टेप से आप समझ सकते हैं इस कीवर्ड से, घर जाकर यह बैंक जो उनको सुविधा दे। किन की बात हो रही, जो बैंक नहीं आ पाते। बैंक कौन नहीं आ पाता, बैंक हमारे जो है वरिष्ठ नागरिक, जो हमारे वृद्ध जन होते हैं वो नहीं आ पाते। विकलांग लोग जो होते हैं
वो यहाँ पर घर यहाँ पे बैंक नहीं जा पाते, तो उनको डोर स्टेप यानी घर में ही उनको बैंकिंग सुविधा मिल जाए, उस हिसाब से जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जो है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस स्टार्ट की है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एम यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा सुविधाजनक बैंकिंग को मिल सके, क्योंकि ये नहीं कर पाएंगे, ये बैंक नहीं जा पाते, जो वृद्ध आदमी होते हैं, वरिष्ठ नागरिक, जो आपके सीनियर सिटीजन होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट जो है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में 971 करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दी है। 971 करोड़ रुपए लगेंगे आपके मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में। तो ये जो है आपका बिहार में, कहां पर है? बिहार में। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है आपका 971 करोड़ लगेंगे। 120 किलोमीटर की लंबी परियोजना होगी। 120 किलोमीटर का ये रोड है, टोटल नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है ये। अब एक क्वेश्चन आपसे यहां से बनेगा। अब आपको बताते हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन कहां से लिया जाता है। अब यहां पर ये मार्ग बनने जा रहा है, तो ये मार्ग है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 80। कौन सा है? नेशनल हाईवे 80, ये इसका नाम है। तो अब स्टैटिक जीके वाला आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन? स्टैटिक जीके वाला पूछेगा कि जो आपका मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा नंबर है। ऑप्शन दे देगा NH80, NH88, NH90, NH95, आपको लगा के आना। तो यहीं से जो है करंट अफेयर से ही स्टैटिक जीके पोर्शन। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। वो पूछेगा आपसे, जैसे कोई उद्यान है, तो कोई नेशनल पार्क अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है, तो वो उससे क्वेश्चन बना लेता है। अब हमने अभी WHO का बताया, हमने कल नीति आयोग का बताया था, हमने कल एक्सिस बैंक का बताया, तो ये सब स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है, यहीं से बनाता है, वो कुछ अलग नहीं करता। अगर आप करंट अफेयर डेली देखते हैं, ये डिटेल में डिस्कस इसलिए कराया जाता है कि आप जो है स्टैटिक जीके का पोर्शन करके आ सके, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, कौन सा राजमार्ग है? राष्ट्रीय मार्ग 80 के 120 किलोमीटर वालों, और ये है 2 लेन रोड होगा। कौन सा रोड होगा? 2 लेन रोड होगा। तो ये बिहार में होने जा रहा है, ठीक। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स कैरिबियन प्रीमियर लीग में सेंट लूसिया को 8 विकेट हराकर लीग के इतिहास में एक सीजन अपने सभी मैच जीतने वाली कौन सी टीम बनी? इन्होंने एक सीजन में पूरे मैच जीते हैं, ठीक है। एक भी मैच नहीं हारा इस सीजन में, और ये खिताब भी जीत गई। तो ये जो है इनका नाम है पहले तो ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स। अब नाइट राइडर से पता चल रहा है जो हमारी नाइट राइडर इंडिया की है वो किसकी है? शाहरुख खान की। तो ये भी किसकी है? शाहरुख खान की है। 8 विकेट से इन्हें सेंट लूसिया को हरा दिया। तो ये जो है आपको ये पूछा है कि ये कौन सी बार बन गई, तो ये चौथी बार लगातार बन गई। जैसे कि मुंबई इंडियंस है, वैसे ये हैं आपकी कौन सी? ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स। तो चौथी बार ये बन गई हैं। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें लिखा है आपका फाइनल 8 विकेट, चौथी बार कैरिबियन चैंपियन बन गई। तो कैरिबियन लीग है ये, बस इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? दक्षिण मतलब साउथ कोऑपरेशन के लिए यूनाइटेड नेशन जो है ये डे कब मनाता है? तो ये डे मनाया गया है कल 12 सितंबर को। 12 सितंबर को ही मनाया गया है। तो अब ये साउथ कोऑपरेशन है क्या? देखिए, इसमें जो भी साउथ कंट्रियां होती हैं वो सामाजिक यानी कि सोशल, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, राजनीति यानी कि पॉलिटी, ये सब मुद्दों पे विकास के अवेयर करने के लिए, विकास का जश्न मनाने के लिए बनाते हैं। अब विकास का जश्न अगर इस बार देखें तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो इन्होंने थीम भी रखी है, उस हिसाब से आपको बताते हैं। ये थीम रखी उन्होंने पथवे टुवर्ड्स द एसडीजी थ्रो साउथ सॉलिडरिटी बियॉन्ड कोविड-19, यानी कि मार्ग हिंदी वाले याद रखें, मार्ग एसडीजी के माध्यम से कोविड-19 से परे दक्षिण एकजुटता, ठीक है। इसको हमने स्किप कर दिया कोविड-19 को, और हमारी एकजुटता है इसमें। तो इन्होंने ये थीम रखी है। अब ये जो डे है ये 2011 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2011 से ये डे मनाया जा रहा है। आपको याद रखना 12 सितंबर को जो है साउथ कोऑपरेशन का जो डे है मनाया जाता है संयुक्त यूनाइटेड नेशन के बारे में हम 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। पूरा कल भी हमने डिस्कस किया था, आप वीडियो देख लें जरूर। Which state has topped the list state startup ranking framework 2019? तो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 की सूची आ गई, उसमें शीर्ष स्थान कौन सा है? तो उसमें शीर्ष जो स्थान है, शीर्ष जो स्टेट है, नंबर 1 स्टेट है वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। कौन सी रैंकिंग है? स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क, स्टार्टअप की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो जारी की है, ये क्या जारी की है? मिनिस्ट्री ऑफ, हमारे जो कॉमर्स और इंडस्ट्री और रेलवे के जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल, जो रिसेंटली न्यूज में है, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। हिंदी वाले याद रखें, वाणिज्य और उद्योग जो रेल मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल, उन्होंने ये 2019 की रैंकिंग जारी, तो जो है लगातार दूसरा संस्करण था ये, ठीक है। दूसरी बार ये रिपोर्ट आई थी और गुजरात इसमें शीर्ष पर है। इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग रिजल्ट 2019।
देखिए इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, इसमें एक्स कैटेगरी थी एक, और एक कैटेगरी थी इसमें बाय। ठीक है, एक्स कैटेगरी की बात करें तो इसमें सारे स्टेट थे और यूटीज भी थी, यूटीज भी थी, लेकिन इसमें बाय कैटेगरी नहीं थी। बाय कैटेगरी क्या है, देखिए इसमें बाय कैटेगरी, ये बाय कैटेगरी है। अब इसमें क्या था कि एक्स कैटेगरी में आपका असम, एक्सेप्ट असम, और आपका यूटीज नहीं था एक्सेप्ट दिल्ली, यानी कि आपका गुजरात था, कर्नाटक, केरला था, इसमें दिल्ली भी था, लेकिन इस वाली कैटेगरी जो बाय उसमें दिल्ली नहीं था, बाकी सब यूनियन टेरिटरी थी। एक्स कैटेगरी में सभी राज्य थे। और ये जो एरिया था, कुछ यहाँ का एरिया जो आपका मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में, ये एरिया बाय कैटेगरी में था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्स कैटेगरी स्टेट की है, बाय कैटेगरी यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित प्रदेश की, सब मिक्सअप था। बस इसमें आपको याद रखना है कि इस वाले में दिल्ली था, इस वाले में दिल्ली था यूनियन टेरिटरी, इस वाले में दिल्ली नहीं था, बाकी सब था यूनियन टेरिटरी, बाकी सब इसमें थी। कुछ स्टेट और इसमें थे, जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, ये सब इसमें थे, चंडीगढ़ भी था इसमें। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करें तो नंबर 1 बाय कैटेगरी में आया अंडमान निकोबार। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नंबर 1 कौन आया, अंडमान निकोबार। अगर ऑप्शन में मिला तो आपको अंडमान निकोबार लगाना है। और गुजरात भी आपका नंबर 1, 2 कैटेगरी थी। आपको ये डिटेल नहीं देता कोई क्वेश्चन। अगर ऐसा बन गया था कि चलो अंडमान निकोबार ऑप्शन में होता, गुजरात होता ही नहीं, तो फिर आप अंडमान निकोबार समझ नहीं पाते। तो ये अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो हम उस लायक हो जाते हैं कि हम उसको सोल्व कर सकें एग्जाम में। 19 क्वेश्चन, बैंक ऋण पर ब्याज राहत देने की काल का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है। तो ये जो आपकी इंटरेस्ट रिलीफ ऑन बैंक लोन से अब क्या हो रहा है, देखिए कोविड-19 में क्या हुआ कि 3 महीने से इन्होंने क्या किया था, आरबीआई ने ये क्या किया था, आरबीआई ने 3 महीने तक कि आप किस्त मत दो, आपको प्रॉब्लम हो रही, किसी की इनकम नहीं हो रही, कोई नौकरी छूट गई किसी की, तो इन्होंने 3 जो किसी की कार की जो लोन चल रहा था तो उसका जो है वो आपको नहीं देना था, किस्त की बात हो रही है। तो जो इन्होंने 3 किस्त नहीं दी है, अब क्या हो रहा है कि उस पर ब्याज लगा था, तो उस ब्याज के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो उस ब्याज के लिए इन्होंने 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। तो 3 मेंबर की जो कमेटी बनाई है उसमें जो हेड है वो है आपके राजीव महर्षि। ठीक है, तो ये आप कोविड-19 के कारण जो स्थगित हुई थी आपकी किस्त, उसके बारे में यहाँ बात होगी, फिर आपका फैसला आएगा, वो हम आपको अपडेट कराएंगे आगे के करंट अफेयर में। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट 8 डेज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ दीज डेज। तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 2nd सैटरडे ऑफ सितंबर, यानी कि हर दूसरे शनिवार, मतलब जो आपका सितंबर का हर दूसरा शनिवार जो होता है उस दिन ये आपका वर्ल्ड फर्स्ट 8 डे मनाया जाता है। तो इस बार जो शनिवार पड़ा वो 12 सितंबर को, यानी कि कल पड़ा था। तो वर्ल्ड फर्स्ट 8 डे, अब इसको क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भैया इसमें इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो चोट लग जाती, चोट को अवेयरनेस करने, मतलब कि आप आराम से आप गाड़ी में आप देखें एड बॉक्स होते हैं आपके, ये एड बॉक्स कार में मिल जाएंगे, बाइक में मिल जाएंगे, तो उसको जागरूकता फैलाने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए, प्राथमिक चिकित्सा के लिए, कि अगर आपको चोट लग भी जाती तो आप इसका यूज करें। ठीक है, तो यही आपको बस, तो आपको इतना सारा याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कल हमने ये नेशनल नीति आयोग के बारे में आपको बताया, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हम मोटिवेट हो सके आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।